यहाँ पे चल रही है भाई लोगों की नकली मशीन नकली मशीन इनकी अड़स अड़स जा रही है भाई साहब। यहाँ डाल दिया है हमने धान का रोपा, लगभग 1.5 कुंटल का रोपा डाला है हमने इतने जंगल में। और इसमें हमने क्या क्या मिलाया है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, मैं सहयोग हूँ और फार्मिंग विद सहयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब क्या है कि आज से 3 साल पहले 4 साल पहले हमने हमारे धान में क्या डाला था और अब हम किस तरह का खाद डालते हैं और किस खाद से क्या बेनिफिट है, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पर उसमें यह है कि कुछ जगह पे मैंने मेरे पुराने वीडियो को काट के इस वीडियो में लगाने वाला हूँ। वीडियो बहुत फायदेमंद है, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो इस बात की जवाबदारी मैं लेता हूँ भाई साहब कि आप अपनी धान का फुल बटे फुल उत्पादन ले लेंगे, क्योंकि मैं कुछ झूठ बात बोलता नहीं हूँ। और वहाँ से चलकर हमारे भाई लोग जो है वो बहुत आगे पहुँच चुके हैं वहाँ से चलकर। और एक बात और बता दूँ कि इस वीडियो में जहाँ मैं टाटा कंपनी के झाइम की बात कर रहा हूँ वो अपना टाटा का राले गोल्ड है, और वहीं अगर उसमें मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ आपसे राखड़, तो राखड़ हम लोग बोलते हैं सिंगल सुपर फास्फेट को, तो आप ज़्यादा चकित ना हो, वो सिंगल सुपर फास्फेट है। और इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि पहले खाद का छिड़काव कितने दिन बाद किस तरह से कैसे करना है। वैसे वो तो आपको मालूम ही है कि धान लगने के 15 से 20 दिन के बाद आपको पहले खाद का छिड़काव करना है, और दूसरे खाद का छिड़काव आप 25 दिन के बाद से लेकर 35 दिन तक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सहायक हो सकता है धान के अधिक उत्पादन के लिए। भाई साहब ये धान का सबसे हाई क्लास पावरफुल डोज है जो कि धान लगाने के 15 से 20 दिन के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। आप यह जो खेत देख रहे हैं इसमें हमारी 1637 धान लगी हुई है, और जो कि हमारे घर का बीज था और उसी बीज का हमने रोपण करके और 1637 धान को लगाया था। और उसी जो लगी हुई धान थी उसी की जानकारी कि धान लगने के बाद में क्यों सूख रही है और ये अच्छी कितने दिन में हो जाएगी। और इसी खेत में हमने एक ट्रैक्टर ब्रांड की खरपतवार नाशक दवाई डायरेक्ट बूंद बूंद करके चुबाई थी, उसका भी एक वीडियो बनाकर मैंने आपको दिखाया है। और अब आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि धान में जो हम पहले खाद का छिड़काव कर रहे हैं वह किस तरह से कर रहे हैं और हमने इसमें कौन कौन से खादों को मिलाया है। तो आइए देखते हैं खादों को। सर्वप्रथम तो यह जो बोरियाँ दिख रही है यह राखड़ की बोरियाँ हैं, और हम यह 6 बोरी ले रहे हैं राखड़ की 3 एकड़ खेत के लिए। और राखड़ की 6 बोरियों के बाद में हम ले रहे हैं DAP की 3 बोरियाँ। और DAP तो आप जानते ही हैं उसमें 18% नाइट्रोजन होता है, 46% फास्फोरस होता है और 15.5% अमोनियम नाइट्रेट होता है। और इसमें DAP राखड़ मतलब हम राखड़ ले रहे हैं 2 बोरी पर एकड़ के हिसाब से, DAP ले रहे हैं 1 बोरी पर एकड़ के हिसाब से। और इसके बाद में हम इसमें मिलाएंगे पोटास, जो कि हम आधा बोरी पर एकड़ के हिसाब से मिलाएंगे, यानी कि इसमें हम 1.5 बोरी पोटास मिलाएंगे। और अब पोटास के बाद में ये जो हम डाल रहे हैं यह UPL का साफ है, जो कि फंगस यानी कि फंगस मीन्स फफूंद वगैरह इन चीज़ों से लड़ने का काम करता है। और मिट्टी में भी फफूंद होती है, जड़ में लग जाती है, जिनसे दिक्कत होती है, इनसे लड़ने का काम करता है। तो हम इस जो हमने जो मिक्सचर तैयार किया है हम इसमें इसे भी मिला रहे हैं। और इस पोटास और फंगस के लिए साफ, और उसके बाद में DAP और उसके बाद में राखड़। हमने इसमें यूरिया बिल्कुल भी नहीं मिलाया है। यूरिया हम अगली बार का जो स्प्रे होगा, स्प्रे मीन्स छिड़काव होगा खाद का, तो हम उसमें यूरिया मिलाएंगे। और ये जो ब्लैक कलर का हम मिला रहे हैं इसे हम लोग झाइम बोलते हैं, और यह एक बहुत बढ़िया ग्रोथ प्रमोटर होता है झाइम। किसी भी कंपनी का हो, अगर किसी नामचीन कंपनी का हम झाइम लाएं तो वह एक बात अलग होगी, अच्छा कार्य करेगा। तो यह ग्रोथ प्रमोटर होता है, बहुत बढ़िया। यह कल्ले बनाने में बहुत सहायक होता है और यह जड़ों का विकास भी करता है। और ये जो झाइम है यह टाटा कंपनी का झाइम, तो टाटा कंपनी का जो झाइम था वह भी मैंने पिछले साल इस्तेमाल किया था। और उसके अलावा एक रोटामैक्स करके झाइम आता है जिसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वह थोड़ा इससे सस्ता आता है, तो वह भी मैंने गत वर्ष इस्तेमाल किया था। और उसकी कंपनी का मैं नाम भूल गया हूँ, वह भी बहुत अच्छा था। उसका वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। और अब इतनी चीज़ें मिलाने के बाद में हम इसमें मिलाएंगे क्लोरोपाइरीफास। वो देखिए गौतम भाई बॉटल का ढक्कन खोल रहे हैं वहाँ पर। और क्लोरोपाइरीफास भी हम 1.5 लीटर मिला रहे हैं, यानी कि आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से क्लोरोपाइरीफास। ये है वो गजब की चीज़ जो आज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये है धन कुबेर किट, सूक्ष्म पोषक तत्वों का किट है ये। यहाँ पे हिंदी में चेतावनी लिखी है शुद्ध भाषा में एकदम कि DAP SSP जैसे फॉस्फेटिक खाद के साथ इसका अपन इस्तेमाल नहीं करें। इस पर कीमत लिखी हुई है 885 रुपये, पर है ये 650 रुपये का। ये इसका वजन 10 किलोग्राम है टोटल का पूरे का, जो कि 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। अब इससे हमें फ़ायदा ये है कि इसके अंदर हमें मैग्नीशियम सल्फेट मिल जाता है, फेरस सल्फेट मिल जाता है, जिंक सल्फेट मिल जाता है, मैग्नीज सल्फेट मिल जाता है और सोडियम टेट्राबोरेट मिल जाता है। इन सारे तत्वों की हम बात करेंगे। और ये प्राय तो सभी फसलों के लिए है, पर इसका रिजल्ट धान हुए, गन्ना हुआ, गेहूँ हुआ, इन फसलों पे बहुत ही बढ़िया है। तो अब हम इसको खोलते हैं और इसके अंदर के बाकी के आइटम देखते हैं। खोलते क्या है, खुला हुआ है, बस यूँ करके गिराना ही है, तो बाकी के आइटम। तो भाई साहब सबसे पहले हाथ में ये आया तो अपन इसी को देख लेते हैं।
देखिए थोड़ा सा गीला हो चुका है। ये गीला जल्दी होता है और गीला होने के साथ साथ पसीज जल्दी आता है। यह है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के ऊपर से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में बता देता हूँ कि पुरानी पत्ती या फूल कि पुरानी पत्ती या पत्ती का पीला होना या पत्ती का जला सा दिखाई देना मैग्नीशियम की कमी के लक्षण होते हैं। ठीक है, और ये मैग्नीशियम की कमी के जो लक्षण होते हैं ना, वो क्या होते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। ये पुरानी पत्ती में भी दिख सकता है, पत्ती के नीचे भी दिख सकता है, पत्ती के ऊपर भी दिख सकता है, कहीं भी ये लक्षण दिख सकता है। अब इसी के साथ एक और ऐसा का ऐसा आइटम आता है, ये है फेरस है। ये मैग्नीशियम है और ये मैग्नीज है। मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों अलग अलग होते हैं भाई साहब। और मैग्नीज जो है ये पौधे में स्थिर रहता है, पर ये होता है जो पौधे की नई पत्तियां होती है, शुरू की पत्तियां होती है, स्टार्टिंग वाली, वो पत्तियां पीली होती है, उसकी सिराएं पीली होती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर स्प्रे के रूप में किया जाता है और ये मिट्टी के द्वारा दिया जाता है। इस पर कहीं लिखा है, इस पर लिखा है कि ये मिट्टी में प्रयोग करने के लिए, मतलब फसल रोपाई कर रहे हैं या फसल के 10-15 दिन हो गए तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसी को उठा लेते हैं। यह है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट। जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट जो है ये इसके बहुत सारे काम मैं बता दूं आपको। ये पीलापन भी दूर करता है, जड़ विकास भी करता है, वहाँ से चल के ग्रोथ भी करवा देता है, कल्ले भी फुड़वा देता है, जड़ का मिट्टी में पकड़ाव भी करवा देता है, हर ग्रीननेस भी लाता है, और सबसे बड़ी बात है कि जिंक खेरा रोग से बचा देता है फसल को। हमने 1 2 3 आइटम देख लिए, चौथा आइटम उठा लेते हैं हम। यह है सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट जो है इसको बोरान कहा जाता है, और जो नई कोशिकाएँ रहती है उसके लिए जड़ पकड़ में भी ये भी मदद करता है, और वो ये भी जिंक भी मदद करता है जड़ पकड़ में, टिलरिंग वगैरह में। और सबसे बड़ी बात है कि फूल और फल को बढ़ाने में, इन्हें झड़ने से रोकने में बोरान का बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। बोरान एक टाइप से हल्का फुल्का सा कीटनाशक भी है, बहुत हल्का फुल्का सा। बोरान का फसलों में बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है। ये क्या करता है, प्रोटीन अमीनो एसिड का निर्माण भी करता है, और बोरान जो है वो जल शोषण यानी जल को, पौधों में जल को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ा देता है। ये क्या करता है, पोटेशियम और कैल्शियम को नियंत्रित करके रखता है, एक समान मात्रा में बोरान बनाए रखता है। भाई साहब एक लास्ट आइटम बचा है हमारा, ये है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है इसकी कमी से भी जो पत्ती की ऊपरी सिराएं होती हैं वो पीली हो जाती हैं, और अधिक जलभराव वाला जो क्षेत्र रहता है वहाँ पे लोह तत्व की कमी हो जाती है। फेरस यानी कि लोह तत्व है ये टोटल मिला के। पर इसका रिजल्ट, कुछ लोग बोलते हैं धान में रिजल्ट नहीं आता है, फेरस धान में बहुत ज़रूरी होता है, और फेरस सल्फेट का रिजल्ट धान में बहुत बढ़िया और अच्छा आता है। तो मैंने आपको ये दिखाया धन कुबेर किट। धन कुबेर किट जो है वो मैंने अपने धान में इस्तेमाल करके देखी, उसका रिजल्ट अच्छा आया है, सस्ता भी है। बस ये है कि डीएपी या एसएसपी के साथ हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना। तार जो है हमारे बाउंड्री जो आपने बबलू भाई कर रहे थे वो बाउंड्री हो चुकी है, और अब एक लास्ट वीडियो बचा है जिसमें आपको, अगर आपके खेत में आप सारी चीज़ें मिलाकर डाल रहे हैं और कम से कम डोज देना चाहते हैं आप आपकी धान में, तो आप क्या डालें भाई साहब, मैं ये और बता देता हूँ, और इसके बाद में अपन आज्ञा लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया और रात भी हो गई है। यूरिया निकल चुका है बोरी में से बाहर, और यूरिया निकलने के बाद में यहाँ पे रखे हुए हैं, ये देखो मोनो जिंक, जिंक सल्फेट और मोनोहाइड्रेट, बड़ी डिजाइन से लिखा है उन्होंने। इसमें जिंक 33% है, सल्फर 15% है, और जिंक इडिटा है जी। और यहाँ पे सल्फर अलग से भी है, सल्फर 80% WG में। इसका मतलब सल्फर का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें भी और इसमें भी। उसके बाद में हमारे पास और भी चीज़ें हैं, पर सबसे पहले यूरिया की कट्टी खुल रही, तो मैं आपको यूरिया के बारे में भी बता देता हूँ। तो साहब यूरिया जो है वो, उसमें नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन जो है वह हरियाली लाता है, पौधों को बढ़ाने का, पत्तों को बढ़ाने का काम करता है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। उसके बाद में यूरिया का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो खतरनाक होता है, क्योंकि ये कई प्रकार के रोग और कीटों को आकर्षित करता है अपनी ओर, और इसके इस्तेमाल से सबसे ज़्यादा धान में BPH रोग लगता है। और वो रोग अभी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हमारी धान छोटी है। जब कल्ले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और 50 दिन से ऊपर की जब हमारी धान हो जाती है, तब इसमें BPH रोग और जो भी अगले रोग हैं उनके नाम याद नहीं है मुझे, पिछली वीडियो में मैंने बताया है, तो आप पिछली वीडियो भी देखिएगा ज़रूर। और धान के लगने के बाद में यूरिया की ज़रूरत होती है, क्योंकि नाइट्रोजन धान को चाहिए रहती है अपने आप को बढ़ाने के लिए, जड़ों के विकास के लिए। और उसके बाद में देखो हमारे जो अजय भाई हैं वो खाद छींच के आ गए हैं, और उधर पीछे चल दिए हैं, वो क्या पता कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद में अपने लिया भैया इमिडाक्लोरोपिड, जो कि हम यूरिया में अच्छी तरह से मिला देंगे। और इमिडाक्लोरोपिड की लगभग 1.5 बाटल हम 6 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको हम इसलिए मिला रहे हैं ताकि हम लोग जो जड़ में केंचुए हैं, निमिटोड वगैरह हैं, जो भी जल जनित चीज़ें हैं, उनसे हम लोग निजात पा सकते हैं। इसको राजेश भाई बहुत अच्छे तरीके से मिला देंगे। ये देखो, ये इन्हें हिलाया पानी मिला के इसमें,
और ये सारा का सारा जो खाद है इसको हम अभी तुरंत में ही डाल देंगे, क्योंकि ये सब पसीज जाएगा। और जब हम सारे के सारे खादों को मिलाते हैं आपस में तो ज़्यादा देर उसको रखना नहीं चाहिए, तो उनका असर खत्म हो जाता है, कुछ एक दूसरे से क्रियाएं करके वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं। इसलिए हम जल्दी से मिला लेंगे। और पहला कारण तो ये है हमारा खादों को एक साथ मिलाने का कि जो लेबर चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है। लगभग 500 से 350 रुपये के बीच में लेबर ले रही है एक दिन का चार्ज खेत में खाद डालने का। तो इसके लिए हम लोग एक ही बार में सारा का सारा खाद जो है, जो मैंने आपको बताया है, वो हम डाले दे रहे हैं। अब इसके बाद में मैंने आपको 2 चीज़ों के बारे में बता दिया है, हम तीसरी चीज़ के बारे में भी जान लेते हैं। देखो राजेश भाई यूरिया में इमीडा मिलाने में लगे हुए हैं, और जब तक हम उधर घूमे आते हैं वो भाई लोगों के पास मिला हुआ खाद रखा हुआ है और वो वहाँ से मिला हुआ खाद खेत में डालने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर पत्ते बढ़ाता है, जड़ों का कुछ हद तक विकास करता है। एक प्रकार का सल्फर फफूंद नाशक भी है, बहुत बढ़िया वाला। सल्फर से ग्रीननेस आती है, और सल्फर जो है वह बहुत ज़्यादा हद तक तना सड़न में सहायक होता है। सल्फर तना सड़न में सहायक होता है। और उसके बाद में जो राखड़ होती है, राखड़ यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, वो क्या होती है, जड़ पकड़ और जड़ के फैलाव में सहायक होती है। ऐसे ही जिंक भी सहायक होती है। तो राखड़ यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, उसे तो हम डाल नहीं रहे हैं, हमने कैंसिल कर दिया सिंगल सुपर फास्फेट को। इसके बाद में हम जिंक की बात कर लें। जिंक जो है वह बहुत हद तक जड़ पकड़ में सहायक होती है। उसके बाद में जिंक से घेरा रोग नहीं होता है। जिंक में क्या होता है कि जो बीच वाली पत्तियां रहती हैं, सेंटर की पत्तियां, जिंक की कमी से वो पत्तियों में धारियां आ जाती है, पीली पीली, ग्रीननेस कम हो जाती है और पौधा सूखने लगता है। पौधा जड़ से भी सूखता है। पौधा बीच वाली जो पत्तियां रहती है, मतलब जो पुरानी भी नहीं और नई भी नहीं, जो बीच वाली पत्तियां हैं वो सूखती हैं और धीरे से पूरा पेड़ सूखने लगता है जिंक की कमी से। तो जिंक होना बहुत जरूरी है। और इस समय पे हम जिंक सिर्फ 33% में डाल रहे हैं, और नेक्स्ट अगर कोई छिड़काव करेंगे और मन हुआ तो हम जिंक थोड़ी ज़्यादा मात्रा वाली भी डाल देंगे उसमें। तो जिंक जो होती है भाई साहब, वो बालियाँ निकलते समय जो सूखी बालियाँ निकलती हैं, और भदर जिसको हम बोलते हैं, बालियों में भदर आ जाना, भदर वालियों में भी सहायक होती है। तो जिंक की तो धान में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब राजेश भाई अपने खोल रहे हैं पोटास की कट्टी। और पोटास के बारे में आपको बताऊं मैं, तो पोटास बीमारियों से लड़ने में, पौधे की बढ़वाह करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। और यह कीड़ों से लड़ता है, और इसकी कमी से बालियों में दाने कम भरते हैं। पोटास की कमी से बहुत कम दाने भरते हैं। भदर की शिकायत इससे भी होती है, दाने कम भरते हैं इसलिए। और पोटास का एक वीडियो मैंने अलग से भी बनाया, ये बिल्कुल लाल रंग का है और बहुत ज़्यादा मिर्ची जैसा हाथ पैर पे जलन करता है ये पोटास। तो पोटास की एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ से देख लीजिएगा इसको। और पोटास जो है वह जड़ पकड़ में बहुत सहायक होता है, और तना गलन में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसको डालने से तना नहीं गलता है धान का। और इसके बाद में यह पौधों को गिरने से बहुत ज़्यादा हद तक बचा लेता है। मतलब इससे जो धान के, ये बोलना चाहिए ना, क्या बोलते हैं, पटेरे, तना, ये इसको मोटा कर देता है तनों को, तो इससे गिरते नहीं है। और ये हमारी धान है जिसमें कि अभी तक हमने खाद नहीं डाला है, आज से ही स्टार्टिंग करा है खाद डालना। तो राजेश भाई सल्फर डालने लगे हैं, उनके खिचड़ी जो बना रहे हैं वो मिक्सिंग वाली खिचड़ी। कुछ धान है वो जो 15 दिन पहले की लगी हुई है, कुछ धान जो है वो 5 दिन पहले की लगी हुई है। और जो धान हमारी जिसमें 20-22 दिन हो गए हैं लगे हुए, उस धान में तो हमने अभी खाद डाला ही नहीं है, और मैं तो उस खेत में बहुत दिन से गया भी नहीं। तो हम देखेंगे कि खादों को एक साथ मिलाकर डालने से, और ज़्यादा दिन की धान में खाद डालने से, और कम दिन की धान में खाद मिलाकर डालने से हमें क्या बेनिफिट हुआ है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हम धान में 3 बार जो खाद डालते हैं वह कौन कौन सा खाद डालें, किस किस मात्रा में डालें। और उसके बाद में देखो, मैं जो करता हूँ आपको अलग बताता हूँ कि मैंने ये किया है, उससे क्या घाटा है और क्या फ़ायदा है। और जो नियम है, जैसे कृषि विभाग की ओर से नियम है, या अन्य जो वैज्ञानिक है, फसलों के वैज्ञानिक, उनके जो नियम है, उस हिसाब से भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब मैं आपको उस हिसाब से बताऊँगा। और मैं उम्मीद करूँगा आपको मेरी आज की ये ब्लॉगिंग अच्छी लगेगी, आप इसको शेयर करेंगे। आप नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय राम जी की।